नमस्कार विद्यार्थियों, आपने संज्ञा के बारे में पिछली क्लासों में अध्ययन किया होगा, संज्ञा को समझा होगा, क्योंकि ये कक्षा 3 से भी इसके संज्ञा का पाठ आने लगते हैं। आप 9th क्लास में हो तो अच्छी तरह समझे होंगे संज्ञा को। चलिए आज हम इसे और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। आप घर पे रहें, सभी सुरक्षित होंगे और पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। ठीक है। नमस्कार, मैं मनीष संज्ञा प्रकरण के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ, ऑडियो के माध्यम से विद वीडियो पेज के माध्यम से। देखिए, संज्ञा का अर्थ आपको पता ही होगा। क्या होता है संज्ञा का अर्थ? बताओ, चलो सोचो, कौन बताता है संज्ञा का क्या अर्थ होता है? सब विद्यार्थी मनोमंथन करें। चलो मैं बताता हूँ। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम। जिन विद्यार्थियों ने यह समझ लिया अपने दिमाग में कि संज्ञा का अर्थ नाम होता है, बहुत अच्छी तैयारी है, उनकी तैयारी कर रहे हैं। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता था, वो ध्यान रखेंगे कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम। तो अब देखो, जितनी भी बात ये है कि संज्ञा क्या होगी, जितनी भी नाम होगा अर्थ उसका, लेकिन संज्ञा जितनी भी प्रकृति में संसार हम जो देखते हैं वो सभी संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। तो अब ये एक बात तो हमेशा सोच के पूछेंगे आपसे, संज्ञा क्या होगी? तो ये मतलब ये समझना है कि संज्ञा प्रकृति में जो भी देखते हैं वो सभी संज्ञा है। अब देखो, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में संज्ञा को हम कैसे डिसाइड करेंगे ये संज्ञा होगा, ये शब्द संज्ञा होगा। तो देखिए, यहाँ एक उदाहरण नंबर 1 में देखो, राम अयोध्या के राजा थे। तो इस उदाहरण में जो रेखांकित पद है वो संज्ञा शब्द है। जैसा कि ऊपर लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द पर ध्यान दें। वही ध्यान दे रहे हैं। तो आपको देखो, राम, जो ये राम शब्द है, ये क्या रेखांकित शब्द है? अयोध्या रेखांकित है और राजा भी रेखांकित है। तो ये तीनों ही शब्द क्या है? रेखांकित शब्द है। तो आपको पता चल रहा होगा ये संज्ञा शब्द है। बात समझ आई? दूसरे उदाहरण में, जिसको समझ नहीं वो इसमें देखो, मोहन विद्यालय में पढ़ता है। मोहन विद्यालय में पढ़ता है। तो यहाँ मोहन और विद्यालय दो शब्द हैं जो ऐसे हैं जो संज्ञा शब्द हो जानकारी देते हैं। तो ये संज्ञा शब्द है। तीसरा देखो, हिमालय एक ऊंचा पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है? ऊंचा पर्वत है। लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं, हमें देखना है कि इन रेखांकित पद में क्या लिखा था। देखो यहाँ रेखांकित में हिमालय और पर्वत। क्या है? पर्वत है। तो दोनों ही शब्द आ रहे हैं, लेकिन देखो दोनों ही शब्द पर्वत है और एक हिमालय। अब वैसे हम आगे अध्ययन करेंगे कि संज्ञा, वैसे आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा। देखो यहाँ हिमालय शब्द है, पर्वत शब्द। अब आपसे कहें कि कौन सी संज्ञा होगी हिमालय में, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हिमालय में नाम है किसी का और व्यक्ति विशेष का बोध करवा रहा है, इसीलिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब पर्वत की बात बोलें तो पर्वत भी, अगर यहाँ पे हिमालय इस वाक्य के अंतर्गत ये पर्वत देखें तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जाति का बोध करवा रहा है ना। पर्वत तो कई सारे हो सकते हैं, जाति का जो बोध करवा रहा है ये। और जिन्होंने ये सोचा है सही है, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, ये दोनों समझ लिया हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, मीरा को नदी में गंदगी देखकर क्रोध आ गया। जी, आपको भी आता होगा, मीरा को भी आ गया। लेकिन देखो वाक्य में किन किन शब्दों के नीचे संज्ञा शब्द बताए हुए हैं? मीरा, नदी, इन दोनों शब्दों को संज्ञा माना है। लेकिन आप थोड़ा कह रहे हैं सज्जन कर, देखो हम मीरा नदी का तो है ही, अब गंदगी को हम जातिवाचक भाववाचक में हो सकता है, भाव बता रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर इस वाक्य के अनुसार ये वाला दो ही ज़्यादा उपयुक्त है। क्रोध का भी आ जाता है, क्रोध भी अगर देखें तो भाववाचक आता है, लेकिन वाक्य में इन दो को संज्ञा ज़्यादातर मानेंगे, इसलिए दो संज्ञा शब्द है। तो मीरा और नदी। अगर गंदगी की बात करें और ये क्रोध की बात करें तो ये हो जाएगा भाववाचक और विशेषण भाववाचक का उसमें चला जाएगा, इसलिए इसको दो को बनाए। तो आपको ये समझने के प्रयास करना है भाई संज्ञा शब्द क्या है। देखो ये मीरा और नदी दो है, समझ आई होगी इस बात को। चलो आई, तो देखो नीचे ही बात दे रखी है कि इन रेखांकित शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि का बोध हो रहा होगा। ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? संज्ञा शब्द कहेंगे। चलो कुछ परिभाषा इस पर आपने पिछली क्लास में सीखी, फिर भी एक बार वापस देखो।
किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, गुण, व्यापार इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं भाई साहब? संज्ञा कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, जो इसमें मेरे अनुसार इसका प्राण हो सकती है वो बात। देखो, मैं आपको बता दूं कि इसके आगे अगर हम ये लिख दें के शब्दों वापिस को संज्ञा कहते हैं। तो ये मेरे अनुसार बहुत पूर्ण और परफेक्ट परिभाषा बन जाएगी, परिभाषा बन जाएगी। कैसे? देखो, मैं इसको मिटा दूँ, अब समझ लिया होगा आपने। तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, गुण, व्यापार इत्यादि के नाम के शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्यों कहा मैंने ऐसा? आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जब हमने पिछली क्लास में वर्ण के बारे में समझा, आप 8वीं क्लास तक आपने वर्ण के बारे में समझा होगा, तो हम एक वर्ण की क्लास भी लेके आऊँगा उसमें, और आप अच्छे से समझ पाओगे। तो वर्ण क्या किसे कहते हैं? जो लिखित इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, उसके समूह को क्या कहते हैं? जो सार्थक समूह होना चाहिए उसको शब्द कहते हैं। और ये शब्द ही तो है, क्या है? शब्द ही तो है, जिसका खेल हम कर रहे हैं। तो फिर शब्द क्यों नहीं लिखा? तो होना चाहिए, शब्दों को संज्ञा कहते हैं। चलो, इसके बाद हम कुछ बात आगे की कर लेते हैं। संज्ञा के भेद कितने प्रकार होते हैं? तो अब यहाँ पे तो 3 भेद लिखे, लेकिन आपको पता है कि अंग्रेजी भाषा में भी संज्ञा के भेद होते हैं, हिंदी में होते हैं, लेकिन वहाँ पे 5 बता रखे हैं, यहाँ पे 3 बता रखे हैं। तो आप एक शब्द ये भी लिख सकते हो, संज्ञा के भेद 3 प्रकार के संज्ञा 3 प्रकार होती है, ये भी लिख सकते हो। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, होती है। वैसे संज्ञा को 5 प्रकार भी कई किताबों में आपने देखा ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आया होगा? चलो ठीक है। अब संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा को हम पढ़ लेते हैं। किसको? जातिवाचक को। चलो, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे इसमें लिखा, पहले इसको देख लेते हैं, बाहर हम देखें। जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे राम, कृष्ण, मथुरा, जयपुर, हिमालय, गंगा, रामायण इत्यादि। ये हमने कह दिया कि जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन थोड़ा सा सोचो बच्चों कि यहाँ पे आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आता होगा कि सर राम, जैसा आपने बोला राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मान लिए, लेकिन व्यक्ति तो कई सारे हैं जिनका नाम राम है, तो क्या वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नहीं, मेरी बात को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे देखो, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, यहाँ पे मैं लिखूँ जिस शब्द से किसी केवल एक व्यक्ति की पहचान हो, या केवल लगो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन जैसे इस परिभाषा में जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो, या परिचय ज्ञान हो, हमें संज्ञान हो, हमें पता चले केवल एक, यहाँ पर केवल लगाए, शब्द नहीं लगाए, केवल एक ही। कैसे सर? आप कहोगे कैसे सर? तो देखो, ये राम लिखा है, राम नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन एक राम नाम के व्यक्ति और दूसरे राम नाम के व्यक्ति में कई सारी विविधताएं होती हैं। चाहे उनकी शारीरिक विभिन्नता हो, उनकी विचारधारा में विभिन्नता हो, स्थान की विभिन्नता होगी कि नहीं होगी। तो एक व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति में वो तो बराबर नहीं हो सकती ना। जैसे कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है तो उसकी अलग ही होगी विशेषता। जैसे राम जो थे अयोध्या के पति, उनकी अलग विशेषता थी। आज भी कई दूसरे व्यक्ति तो वो तो उनकी विशेषता नहीं रख सकते ना। कृष्ण जो थे आदि पुरुष, उनकी अलग विशेषता है। मथुरा जो है उसकी अलग है, जयपुर की अलग है, हिमालय की अलग है, उसका स्थान की, उसकी उत्पत्ति की विशेषता अलग है। उसी प्रकार हम अरावली की कहते हैं तो उसकी विशेषता भी अलग है। अब गंगा जो नदी है उसकी विशेषता अलग है। दूसरी नदियाँ तो है, लेकिन गंगा जो नदी है विशेष, उसकी विशेषता अलग है। पुस्तकों में भी अलग पुस्तकें होती है, लेकिन रामायण की विशेषता अलग है। तो किसी एक ही व्यक्ति का बोध होना चाहिए, यहाँ पे ये बात समझनी आवश्यक है। नहीं तो फिर आप भ्रमित हो सकते हो कि सर जातिवाचक होगी कि भाववाचक होगी या फिर व्यक्तिवाचक। ये बात समझ लोगे तो बस आगे की समस्या ही सब समान आपके बहुत ही सरल हो जाएगी, आप समझ पाओगे अच्छी तरह।
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्नलिखित और कुछ उदाहरण देखो, इनको समझने से और अच्छा तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे व्यक्ति, अगर व्यक्ति का नाम आए जैसे राम, कृष्ण, हरि, मोहन, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देश का नाम आ जाए जैसे भारत, नेपाल, अमेरिका, फ्रांस, रूस, तो व्यक्तिवाचक है। नदी का नाम आ गया जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तो ये भी हो गई। सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आ गया। उसी प्रकार पर्वत आ गया, हिमालय या फिर हिंदू कुश पर्वत आ गया। जैसे नगर का दिल्ली का आ गया, जयपुर आ गया, अजमेर। दिन और महीने जैसे रविवार, सोमवार, है ना। ध्यान रखने की बात है, अगर दिन आ गया तो आप किसको में रखोगे? आप रखोगे किसमें? जातिवाचक में। और अगर रविवार आ गया तो व्यक्तिवाचक में। अगर महीना आ गया तो वापस वही जातिवाचक। अगर महीने में किसी पर्टिकुलर महीना जैसे अगस्त की बात हुई तो अब अगस्त में भी अगर अगस्त दे दिया जाए, उसी वाक्य में अगर आपको अगस्त में 10 अगस्त, 20 अगस्त, 15 अगस्त ऐसे दिया जाए तो अगस्त जो शब्द होगा वो जातिवाचक बन जाएगा। लेकिन उस वाक्य पर निर्भर करेगा कि क्या होना चाहिए उस समय। तो इसलिए जब उसकी विशेषता ये बोध करवाए किसी जाति की तो वो जाति की हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति की केवल एक ही उस समय की विशेषता, अगस्त की ही बात की जाए, जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अगस्त व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर यह जाए कि अगस्त के महीने में ये 15 अगस्त आता है, ये आता है, 5 अगस्त आता है, जो कि हाल ही में भी एक चर्चा का विषय रहा था, 5 अगस्त 1970 वाला। तो ये बात है कि उसमें अगस्त आ गया तो वो अगस्त जातिवाचक हो जाएगा, बात ध्यान रखने की। अब जैसे त्यौहार सब थोड़ा शुद्ध है, इसमें एक मात्रा थी। और कुछ पर्व जैसे होते हैं, पर्व मतलब त्यौहार के अलावा जो फंक्शन होते हैं, जैसे दिवाली लिखा हुआ है इसमें, होली, ईद, इन सब की अलग अलग विशेषताएं, मनाने का, इनकी सांस्कृतिक तरीका सब कुछ अलग अलग। उसी प्रकार दिशाएं आ गया तो आपको पता ही जाती हो। लेकिन अगर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आ गया तो व्यक्तिवाचक है। चलो आगे देखो, पुस्तकें अगर आ गया तो समझ गए होंगे आप, समाचार पत्र आ गया तो समझिए। लेकिन अगर रामचरितमानस आया तो भगवान श्री राम का चरित्र का बखान कर रखा है तो वो क्या होगी? क्या होगी? व्यक्तिवाचक। उसी प्रकार उर्वशी या ऋग्वेद, सरिता वगैरह में ऐतिहासिक घटनाएं कुछ, जैसे कि स्वतंत्रता के संग्राम हुआ, नमक सत्याग्रह हुआ, असहयोग आंदोलन, ऐसे कहीं से और उदाहरण हो सकते हैं। तो फिर बात को समझे होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। क्लियर? चलो आज हमने व्यक्तिवाचक के बारे में अध्ययन किया, अगली क्लास में हम अगली संज्ञा का अध्ययन करेंगे। तब तक अगर समझ में नहीं आया कुछ भी तो मुझे वापस कमेंट करें। कुछ प्रश्न आपको करने हैं, जैसे कि संज्ञा किससे कहते हैं, सुन लीजिए वापस। संज्ञा किससे कहते हैं? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? नंबर 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। बस कि 3 क्वेश्चन ही आपको करके मुझे बताना है, ठीक है। और होमवर्क मुझे व्हाट्सएप पर भेजना, या फिर आप व्यक्तिगत रूप से आ सकते हैं, ठीक है। ओके, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।